नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाने वाले हैं जो हम सबसे जुड़ा है, लेकिन शायद हम ज्यादा सोचते नहीं हैं उसके बारे में। ब्लड ग्रुप्स, यानी हमारे रक्त समूह है। तो सबसे पहले ये बुनियादी सवाल, हमारा ब्लड ग्रुप तय कैसे होता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। मतलब हमारा ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। अच्छा। पहला, हमारी लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, उनकी सतह पर मौजूद कुछ खास किस्म के अणु, इन्हें एंटीजन कहते हैं। एंटीजन, ठीक है। और दूसरा, हमारे रक्त का जो तरल हिस्सा है, प्लाज्मा, उसमें तैर रहे कुछ खास प्रोटीन जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी, समझ हाँ, गए। तो एंटीजन यूं समझ लीजिए, लाल रक्त कोशिकाओं के पहचान चिन्ह जैसे हैं। ये प्रोटीन या शुगर के अणु हो सकते हैं। वहीं एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम के सिपाही हैं। ये प्लाज्मा में होते हैं और किसी भी बाहरी या अजनबी एंटीजन को पहचानकर उस पर हमला करते हैं। अच्छा, हमला करते हैं। जी, तो किसी का ब्लड ग्रुप इस बात से तय होता है कि उसकी आरबीसीज पर कौन से एंटीजन हैं और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी हैं या कौन से नहीं हैं। ठीक है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का मेल ही ग्रुप बनाता है। और सबसे जानी पहचानी प्रणाली वो एबीओ वाली है, जिसके बारे में स्कूल में भी पढ़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके वो 4 मुख्य प्रकार हैं, सही कहा ना मैंने? जी हाँ, 4 मुख्य प्रकार। जैसे कि ए ग्रुप, इनकी आरबीसीज पर ए एंटीजन और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी। सही। फिर बी ग्रुप, इनकी आरबीसीज पर बी एंटीजन और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी। बिल्कुल। फिर आता है ए बी ग्रुप, इनकी आरबीसीज पर ए और बी दोनों एंटीजन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इनके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ना एंटी ए ना एंटी बी। हाँ, ये खास बात है एबी की। और आखिर में ओ ग्रुप, इनकी आरबीसीज पर कोई एंटीजन नहीं, ना ए ना बी, लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। आपने बिल्कुल सही बताया, ये एबीओ प्रणाली सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी कुछ है? हाँ, इसके साथ ही एक और परत जुड़ती है जो है आरएच फैक्टर की। ये एक और तरह का एंटीजन है जिसे आरएचडी एंटीजन कहते हैं। आरएच फैक्टर, हाँ सुना है, पॉजिटिव नेगेटिव। वही, अगर किसी की लाल रक्त कोशिकाओं पर ये आरएचडी एंटीजन मौजूद है तो उसे आरएच पॉजिटिव यानी आरएच प्लस कहते हैं। ठीक। और अगर ये एंटीजन नहीं है तो उसे आरएच नेगेटिव, आरएच माइनस कहते हैं। और ये आरएच फैक्टर मेडिकल नजरिए से देखें तो खासकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून चढ़ाने में और गर्भावस्था के दौरान बेहद अहम हो जाता है। ओह हाँ। इसकी सही जानकारी न होना गंभीर नतीजे ला सकता है। तो मतलब एबीओ के 4 प्रकार और आरएच के 2 प्रकार, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये मिलकर वो 8 सामान्य ब्लड ग्रुप बनाते हैं जो हम आमतौर पर सुनते हैं, जैसे ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ प्लस और ओ माइनस। ठीक है ना? एकदम सही। हाँ, ये 8 कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ब्लड ग्रुप जानना इतना अहम क्यों है। आपने खून चढ़ाने यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जिक्र किया। बिल्कुल। ये शायद सबसे सीधा और जीवन रक्षक उपयोग है इसका। बिल्कुल। और यहीं पर वो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट जैसी बातें आती हैं। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है क्योंकि सीधे सीधे जान बचाने से जुड़ा है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ओ नेगेटिव मतलब ओ माइनस ब्लड ग्रुप वाले लोगों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर क्यों? क्योंकि उनकी लाल रक्त कोशिकाओं पर ना तो ए एंटीजन होता है, ना बी एंटीजन और ना ही आरएचडी एंटीजन। अच्छा, तीनों ही नहीं। जी हाँ, इसका मतलब है कि जब किसी इमरजेंसी में मरीज का ब्लड ग्रुप फौरन पता ना हो तो ओ माइनस रक्त देना सेफ माना जाता है, क्योंकि इससे मरीज के शरीर में एंटीबॉडी रिएक्शन का खतरा बहुत कम होता है। ये सचमुच जीवन रक्षक हो सकता है। कमाल है। वहीं दूसरी तरफ ए बी पॉजिटिव यानी ए बी प्लस ब्लड ग्रुप वाले लोग, उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता या यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। वो किसी का भी ले सकते हैं? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्लाज्मा में ए, बी या आरएचडी एंटीजन के खिलाफ पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं होती। तो सैद्धांतिक रूप से वे किसी भी एबीओ और आरएच ग्रुप का रक्त ले सकते हैं। हालांकि ये जानना जरूरी है कि प्रैक्टिस में डॉक्टर हमेशा कोशिश करते हैं कि मरीज को उसी के ग्रुप का खून दें। टाइप स्पेसिफिक ट्रांसफ्यूजन वो सबसे सुरक्षित है। अच्छा, ओके। खून चढ़ाते समय ना ब्लड ग्रुप की अनुकूलता यानी कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना सबसे जरूरी है।
हाँ। अगर किसी को गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया तो उसकी अपनी एंटीबॉडीज उस नए खून के आरबीसीज को बाहरी हमलावर समझकर नष्ट करना शुरू कर सकती हैं। ओह। इसे हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कहते हैं और ये बहुत गंभीर हो सकता है। किडनी फेलियर से लेकर मौत तक का खतरा रहता है। बाप रे। इसीलिए ब्लड ग्रुप की सही जानकारी होना सुरक्षित मेडिकल प्रैक्टिस के लिए अनिवार्य है। ये जान बचाने वाली प्रक्रियाओं में गंभीर जटिलताओं को रोकता है। ये तो हुई ब्लड ग्रुप की सीधी मेडिकल जरूरत, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? हमारे पास जो दस्तावेज है वो कुछ और दिलचस्प, शायद थोड़े चौंकाने वाले कनेक्शंस की तरफ भी इशारा कर रहा है। क्या हमारे ब्लड ग्रुप का हमारी सेहत के दूसरे पहलुओं से भी कोई लेना देना है? जैसे क्या कुछ बीमारियों का खतरा हमारे ब्लड ग्रुप पर निर्भर कर सकता है? जी हाँ, ये एक उभरता हुआ और काफी रोचक क्षेत्र है। असल में स्रोत दस्तावेज कई स्टडीज का हवाला देते हुए बताता है कि कुछ ब्लड ग्रुप्स और खास बीमारियों के जोखिम के बीच संभावित संबंध देखे गए हैं। संभावित संबंध? हाँ, लेकिन यहाँ एक बात पे जोर देना बहुत जरूरी है। ये फिलहाल सह संबंध हैं। कॉरिलेशंस। अच्छा। यानी दो चीजें साथ में देखी गई हैं, पर इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि ब्लड ग्रुप ही सीधे तौर पर बीमारी की वजह बन रहा हो। इसमें लाइफस्टाइल, माहौल, दूसरे जेनेटिक फैक्टर्स, इन सब का भी बड़ा रोल होता है। समझ गई, मतलब ये अकेला फैक्टर नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर भी ये जो संभावित जुड़ाव मिले हैं वो ध्यान देने लायक तो हैं। चलिए कुछ प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं जो स्रोत में बताई गई हैं। हाँ, बताइए। पहला, हृदय संबंधी रोग। जानकारी के मुताबिक एबी ग्रुप वाले लोगों में शायद दिल की बीमारी का खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। एबी ग्रुप में क्यों? ऐसा संभवतः इसलिए क्योंकि उनमें सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और खून का थक्का बनाने वाले कुछ प्रोटीन जैसे वॉन विलेब्रांड फैक्टर, उनका लेवल बाकियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा पाया गया है। अच्छा। वहीं ओ ग्रुप वाले लोगों में कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जोखिम कुछ कम देखा गया है। और आपने खून के थक्के जमने का जिक्र किया, क्या इस पर भी ब्लड ग्रुप का असर होता है? हाँ, स्रोत इस ओर भी इशारा करता है। जो नॉन ओ ग्रुप्स हैं यानी ए, बी और ए बी, उनमें शिरापरक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जिसे वीटीई कहते हैं, उसका जोखिम ओ ग्रुप वालों की तुलना में अधिक पाया गया है। वीटीई मतलब? वीटीई वो स्थिति है जिसमें नसों के अंदर खून के थक्के बन जाते जो खतरनाक हो सकते हैं। ओह, ओके। जैसा मैंने पहले कहा, इसका एक कारण हो सकता है कि वॉन विलेब्रांड फैक्टर और फैक्टर 8 जैसे क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉन ओ ग्रुप्स में ज्यादा होते हैं। ये तो हुई शरीर के अंदर की बात, लेकिन क्या बाहरी खतरों पर भी, जैसे इन्फेक्शन या मलेरिया जैसी बीमारियों पर भी ब्लड ग्रुप का कोई असर पड़ता है? स्रोत में इसका भी जिक्र है शायद। हाँ, ये एक और दिलचस्प पहलू है। स्रोत दस्तावेज बताता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को गंभीर मलेरिया के खिलाफ शायद कुछ हद तक कुदरती सुरक्षा मिलती है। ओ ग्रुप को कैसे? माना जाता है कि मलेरिया फैलाने वाला जो पैरासाइट है, प्लास्मोडियम फाल्सिफेरम, वो ओ ग्रुप की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह से उतनी आसानी से नहीं जुड़ पाता जितनी आसानी से वो ए ग्रुप की कोशिकाओं से जुड़ता है। अच्छा। इसलिए समूह ए वाले लोग शायद मलेरिया इन्फेक्शन के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे अल्सर या कैंसर का भी कोई कनेक्शन सामने आया है क्या? स्रोत के अनुसार ओ ग्रुप का संबंध हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण के थोड़े बढ़े हुए जोखिम से जोड़ा गया है। एच पाइलोरी, ये तो अल्सर करता है ना? हाँ, ये वही बैक्टीरिया है जो पेट में अल्सर पैदा करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माना जाता है। दूसरी तरफ कुछ स्टडीज में पाया गया है कि ए ग्रुप वाले लोगों में गैस्ट्रिक यानी पेट के कैंसर का खतरा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। पेट का कैंसर? हाँ, और साथ ही अग्नाशय यानी पैंक्रियास के कैंसर के थोड़े बढ़े हुए जोखिम का संबंध भी ए ग्रुप से जोड़ा गया है। हालांकि इनके पीछे के सटीक बायोलॉजिकल कारण क्या हैं, ये अभी भी रिसर्च का विषय है। ये लिस्ट तो काफी लंबी है। ऑटो इम्यून बीमारियां और प्रेगनेंसी से जुड़ी जटिलताओं का भी जिक्र है इसमें। जी, स्रोत बताता है कि कुछ ब्लड ग्रुप स्वप्रतिरक्षित रोगों ऑटो इम्यून डिजीजेस के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। ये वो बीमारियां हैं जहां शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही टिश्यूज पर हमला करने लगता है। उदाहरण के तौर पर दस्तावेज में एबी ब्लड ग्रुप में इम्यून सिस्टम की अति संवेदनशीलता, इम्यून हाइपरसेंसिटिविटी बढ़ने की संभावना का जिक्र है, जो शायद इम्यून संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ा सकती है। और प्रेगनेंसी वाला मामला, वो आरएच फैक्टर से जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, जैसा हमने आरएच फैक्टर की बात करते हुए जिक्र किया था, नवजात शिशु का हीमोलिटिक रोग HDN एक गंभीर स्थिति है
जी। ये तब हो सकती है जब एक RH नेगेटिव माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा पल रहा हो। ठीक है। गर्भावस्था या डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे का थोड़ा सा खून माँ के खून में चला जाए तो माँ का शरीर RHD एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है। ओह। अब अगर अगली प्रेगनेंसी में बच्चा फिर से RH पॉजिटिव हुआ तो माँ के शरीर में बनी ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचकर उसकी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना शुरू कर सकती हैं। इससे बच्चे को क्या होता है? इससे बच्चे को गंभीर अनीमिया, पीलिया, जॉन्डिस और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। इसी को हीमोलिटिक रोग कहते हैं। शुक्र है कि आज RH इम्यून ग्लोबुलिन, जिसे रोगाम इंजेक्शन कहते हैं, उसके जरिए से काफी हद तक रोका जा सकता है। अच्छा, इसका इलाज है मतलब? हाँ, रोकथाम है। ये सारे जुड़ाव वाकई ध्यान खींचते हैं, लेकिन जैसा आपने जोर दिया, ये अभी सहसंबंध हैं, पक्का कारण नहीं। तो क्या स्रोत ये बताता है कि ये जुड़ाव कितने मजबूत हैं, या ये बस हल्की सी प्रवृत्तियां हैं जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर ना हो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत दस्तावेज में दिए गए अध्ययनों में जोखिम के स्तर अलग अलग बताए गए हैं। कुछ मामलों में ये जोखिम थोड़ा अधिक या थोड़ा कम बताया गया है। थोड़ा? हाँ, जिसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप कई सारे फैक्टर्स में से सिर्फ एक फैक्टर है। ये जानना जरूरी है कि ये जो ट्रेंड्स हैं, ये बड़ी आबादी के लेवल पर देखे गए हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ब्लड ग्रुप किसी बीमारी का होना या न होना तय नहीं करता, बल्कि शायद उसके प्रति आपकी संवेदनशीलता को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। तो मतलब घबराने की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। इन जानकारी का उपयोग चिंता करने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और डॉक्टर की सलाह मानने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो हमने ABO और RH की बात की, उनके मेडिकल उपयोग और संभावित स्वास्थ्य लिंक देखे, पर क्या ब्लड ग्रुप्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या इस आइसबर्ग का ज्यादातर हिस्सा अभी पानी के नीचे छिपा है? अच्छा कहा आपने। स्रोत कुछ हालिया खोजों का भी जिक्र करता है। क्या ABO और RH के अलावा भी ब्लड ग्रुप सिस्टम मौजूद है? बिल्कुल। ये सोचना कि सिर्फ AB और RH ही सब कुछ हैं, ये एक आम धारणा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। सच में? हाँ जी, ABO और RH बेशक सबसे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ट्रांसफ्यूजन में इनका रोल सबसे बड़ा है, लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ISBT ने अब तक 40 से ज्यादा अलग अलग ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को मान्यता दी है। 40? हाँ, और इनमें सैकड़ों ज्ञात एंटीजन शामिल हैं। हाल के सालों में जेनेटिक टेक्नोलॉजी और इम्यूनोहेमेटोलॉजी में हुई तरक्की ने कुछ और नए या पहले से कम समझे गए सिस्टम्स पर रोशनी डाली है। तो कौन से हैं ये नए सिस्टम्स? स्रोत दस्तावेज इनमें से कुछ का जिक्र करता है, जैसे लैंग्रेस, लैन और जूनियर JR ब्लड ग्रुप सिस्टम्स। लैन और जूनियर? हाँ, ये उन लोगों के लिए खास तौर पर मायने रखते हैं जिनका ब्लड टाइप लैन नेगेटिव या JR नेगेटिव होता है। ये बहुत दुर्लभ ब्लड टाइप हैं, जैसे JR नेगेटिव जापान और कुछ दूसरे पूर्वी एशियाई देशों में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, पर बाकी दुनिया में लगभग न के बराबर है। तो उनको खून मिलने में दिक्कत होती होगी? बिल्कुल। इन लोगों को अगर सामान्य खून चढ़ाया जाए जिसमें ये एंटीजन मौजूद हो, तो गंभीर रिएक्शन हो सकता है। इसलिए इनके लिए सही खून ढूंढना एक चुनौती होती है। और वेल और एयर सिस्टम्स, ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुने। हाँ, ये उतने जाने पहचाने नहीं हैं। वेल सिस्टम वेल एंटीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर आधारित है। वेल नेगेटिव लोग भी बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हें वेल पॉजिटिव खून चढ़ाने पर खतरनाक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का खतरा होता है। और ER, वो भी नया है? ER ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज तो बहुत ही हाल की है। 2022 में से पूरी तरह से समझा गया। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। ये लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर मौजूद एक खास प्रोटीन PIGO1 के अलग-अलग वेरिएंट्स पर आधारित है। PIGO1? हाँ, ये प्रोटीन कोशिका के लिए एक जरूरी आयन चैनल है। कोशिका के आकार, दबाव महसूस करने की क्षमता, इन सब में मदद करता है। और क्योंकि ये सतह पर होता है, इसके अलग-अलग रूप एक नए तरीके के एंटीजन की तरह काम करते हैं। अच्छा। इसी से ER ब्लड ग्रुप सिस्टम की पहचान हुई। इसमें अब तक 5 ER एंटीजन ER1 से ER5 पहचाने गए हैं। इनकी खोज से डॉक्टरों को कुछ ऐसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन समझने में मदद मिली है जो पहले बने हुए थे। कमाल है। एक और नाम है स्रोत में, FORS प्रणाली। जी, फॉर्स प्रणाली फॉर्स 1 एंटीजन की उपस्थिति से पहचानी जाती है। ये भी एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप सिस्टम है और इंसानी आबादी में बहुत कम पाया जाता है। तो इन नई प्रणालियों की खोज क्यों जरूरी है? क्या फायदा है इनका? देखिए,
इन नई या दुर्लभ ब्लड ग्रुप प्रणालियों की खोज सिर्फ अकादमिक रुचि का विषय नहीं है, इसका सीधा असर मरीजों की सुरक्षा पर पड़ता है। कैसे? इनकी जानकारी हमें कुछ अहम बातें सिखाती है। पहला, ये दुर्लभ ब्लड टाइप वाले व्यक्तियों के लिए सुरक्षित खून ढूंढने और ट्रांसफ्यूजन को सफल बनाने में मदद करती है। दूसरा, ये हमें मानव रक्त की अविश्वसनीय जटिलता और विविधता का एहसास कराती है। सही बात है। और तीसरा, ये रक्त से जुड़े विकारों और इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रियाओं को और बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करती हैं। ये खोजें लगातार मेडिकल साइंस को आगे बढ़ा रही हैं। वाकई, ये तो बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है ब्लड ग्रुप्स की। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने शुरुआत की ब्लड ग्रुप की परिभाषा से कि ये आरबीसीज पर मौजूद एंटीजन और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी से तय होते हैं। जी। फिर हमने सबसे आम एबीओ और आरएच सिस्टम्स और उनसे बनने वाले 8 मुख्य ब्लड ग्रुप्स A+, A- वगैरह को समझा। हाँ। हमने खून चढ़ाने और गर्भावस्था में इनकी जान बचाने वाली अहमियत को जाना, खासकर O- यूनिवर्सल डोनर और AB+ यूनिवर्सल रेसिपिएंट के संदर्भ में। बिल्कुल। फिर हमने स्रोत के आधार पर कुछ संभावित स्वास्थ्य जुड़ावों पर बात की। दिल की बीमारी, खून के थक्के, मलेरिया, अल्सर, कुछ कैंसर और HDN जैसी स्थितियों से ब्लड ग्रुप के क्या संबंध हो सकते हैं। हालांकि ये अभी सहसंबंध है। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है। और आखिर में हमने ये जाना कि कहानी एबीओ और आरएच पर खत्म नहीं होती, बल्कि लैन, जेआर, वेल, और फॉर्स जैसी कई और ब्लड ग्रुप प्रणालियां भी मौजूद हैं, जिनकी खोज लगातार जारी है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया।